हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे पूरी एनर्जी के साथ। तो आज हम 20 क्वेश्चन सीरीज के तीसरे लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम जीएस के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खास करके इसे बीपीएससी और एसएससी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए और वीडियो को देखने के बाद उसको अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। आज हम जिन प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रीवियस ईयर के साथ आने वाले मॉडल प्रश्नों को भी ध्यान में रखा गया है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न कौन से हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है नायलॉन, टॉलिन, केवलर एंड प्रोपीन। आपको एक हिंट देता हूं, एक मूवी है अजय देवगन का शायद है, उसमें उसने इसका जैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों को पकड़ता है तो उसके पास से उनको एक जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद होता है, जिसमें वो बताते हैं कि ये जैकेट सिर्फ अमेरिकन आर्मी के पास है। तो फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ देता हूं, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है नायलॉन, टॉलिन, केवलर और एनप्रोपिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केवलर। केवलर का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। केवलर की बात करें तो इसे आमतौर पर हाथ में बंदूक जो इस्तेमाल किया जाता है उनकी गोलियों से सुरक्षा के लिए कवच के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसका कारण है इसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, उच्च शक्ति होती है और इसका वजन काफी कम होता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट के रूप में। तो चलिए देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस योजना मॉडल को अपनाया गया, जिसका उद्देश्य था। तो इसमें ऑप्शन दिया है मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना, निजीकरण को बढ़ावा देना, भारी उद्योग स्थापित करना जो पूंजी गहन थे, कम समय में बेरोजगारी को दूर करना। तो हम अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पहला था 1951 से 56, जो कृषि से संबंधित, जिसमें कृषि की गतिविधियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है जिसमें महालनोबिस योजना का मॉडल अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारी उद्योग स्थापित करना जो पूंजी गहन थे, यानी जिसमें अधिक पूंजी लगती थी। तो भारी उद्योग से क्या तात्पर्य है? जैसे सीमेंट उद्योग आदि था, स्टील की कारखाना इत्यादि, इस सब की स्थापना की बात की गई थी, यानी उद्योग को बढ़ावा देने की बात। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जब महालनोबिस मॉडल को लागू किया गया तो इसका उद्देश्य जो था वो दूरगामी था, यानी आने वाले समय को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था, जिसमें भारी और बुनियादी उद्योग यानी बेसिक इंडस्ट्रीज को स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है सीपीआई, बी ऑप्शन है डब्ल्यूपीआई, सी ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, डी ऑप्शन है राष्ट्रीय आय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीपीआई। सीपीआई की बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसका फुल फॉर्म है। तो इसका उपयोग किया जाता है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को मापने के लिए, उसकी गणना करने के लिए। हम सीपीआई की बात करें तो इसका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, इसके द्वारा मुद्रास्फीति वस्तु सेवाओं की एक टोकरी की कीमत के परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी एक विशिष्ट घर के समूहों द्वारा खरीदा गया जो उत्पाद होता है, उपभोग होता है, उसके मूल्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसी के आधार पर कर्मचारियों की जो महंगाई भत्ते होते हैं उसको अनुक्रमित किया जाता है। इसकी बात करें तो ये एनएसएसओ द्वारा यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। इसका आधार वर्ष 2012 है, यानी 2012 के आधार पर ही इसको तैयार किया जाता है सीपीआई रिपोर्ट को।
हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार करें। तो पॉइंट दिया है ए सेशल्स, 2 डिएगो गार्सिया, 3 मलक्का जलडमरू मध्य, 4 अदन की खाड़ी। तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर में स्थित है। तो हिंद महासागर में इनमें से कौन कौन से द्वीप स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 4, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। तो पूछा गया है हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में जो देश स्थित है उसमें सेशल्स जो है, सेशल्स जो है एकदम दक्षिण में स्थित है। डिएगो गार्सिया की बात करें तो ये जो है एक यूके का द्वीप था जिसे यूके ने बाद में यूएस को दे दिया था। मलक्का स्टेट की बात करें यानी मलक्का जलडमरू मध्य की, तो ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर के साथ और दक्षिणी चीन सागर के साथ जोड़ती है। अदन की खाड़ी की बात करें तो बे ऑफ अदन की, तो ये जिबूती और यमन के बीच से फ्लो करती है, वो है। चलिए हम आपको इमेज में दिखाते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ अदन की बात करें यानी अदन की खाड़ी की, तो ये आप देख सकते हैं अदन की खाड़ी ये है जिबूती और यमन के बीच में जो स्टेट ऑफ हॉर्नोज को पार करके जाते हैं तो गल्फ ऑफ अदन आता है। और हम अगर बात करें मलक्का स्टेट की, तो मलक्का स्टेट जो है वो इंडियन ओशियन को साउथ चाइना सी और प्रशांत महासागर के साथ इसको जोड़ता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और बात करें सेशल्स की, तो सेशल्स है मेडागास्कर से ठीक ऊपर, ये है सेशल्स जो एक आइलैंड नेशन है। और अगर हम बात करें डिएगो गार्सिया की, तो ये है डिएगो गार्सिया, और ये सभी के सभी जो है इंडियन ओशन यानी इस हिंद महासागर में स्थित है। डिएगो गार्सिया जो है वो पहले ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी था, यानी ये यूके का पार्ट था जिसे यूके ने यूएस को अपना नेवल बेस बनाने के लिए दे दिया था। चलिए देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम ए और कॉलम बी का सही मिलान है। कॉलम ए में दिया है गंगा, चिनाब, नर्मदा और कृष्णा। कॉलम बी में दिया है उसके उत्पत्ति स्थान अमरकंटक, गंगोत्री ग्लेशियर, महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट, और डी दिया है स्पीति। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए में 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का सी। बी ऑप्शन दिया है 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए। ऑप्शन नंबर सी दिया है 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का डी। ऑप्शन नंबर डी दिया है 1 का बी, 2 का डी, 3 का सी, 4 का ए। तो हम देखते हैं आराम से इस प्रश्न को। तो सबसे पहला है गंगा। तो गंगा नदी की जो उत्पत्ति होती है वो इसमें से इस ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री के गोमुख से। उसके बाद बचता है चिनाब। चिनाब जो है ये उत्तर भारत की नदी है, सिंधु झेलम चिनाब जो है। तो ये चिनाब जो है स्पीति वैली है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहां से निकलती है। उसके बाद बचा नर्मदा। तो नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश की अमरकंटक की गुफाओं से, अमरकंटक से निकलती है, जहाँ नर्मदा कुंड है वहां से निकलती है। उसके बाद है कृष्णा। कृष्णा जो है वो महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट यानी महाराष्ट्र से निकलती है। अगर हम बात करें तो गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत के अंदर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। चिनाब जो है ये उत्तर भारत की नदी है जिसे चंद्रभागा भी कहा जाता है, चंद्रा और भागा मिला के बनता है, जो स्पीति वैली से निकलती है। नर्मदा नदी की बात करें तो ये पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी है नर्मदा नदी। और कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है, यानी ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और इसकी रूट की बात करें तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होती हुई जाती है कृष्णा नदी। तो मिला लेंगे तो क्या है 1 का बी सभी में है। उसके बाद है 2 का डी,
2 का डी किस किस में है, तो ए और डी में है 2 का डी। उसके बाद तीसरा है नर्मदा, नर्मदा यानी 3 का अमरकंटक ए, 3 का ए। तो हम देख सकते हैं ए नंबर इसका राइट आंसर हो, क्योंकि इसी में है। तो 4 का सी, 4 का सी महाबलेश्वर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यह देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय सुधारक जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, उन्होंने महिलाओं के अधिकार और शिक्षा के लिए काम किया। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक की बात की गई है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो इन्होंने 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। इन्होंने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया था। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, इन सब को समाप्त करने का प्रयास किया और मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि प्रदान की थी। इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी। याद रखिएगा, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे कई सारे प्रश्न कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस किस बात की याद दिलाता है? कारगिल विजय दिवस किस बात की याद दिलाता है? तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए भारत की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी संविधान पर हस्ताक्षर, ऑप्शन नंबर सी 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान के कारण, ऑप्शन नंबर डी पहले भारतीय उपग्रह का प्रक्षेपण के कारण। तो इसका आंसर हम सभी जानते हैं, कारगिल विजय दिवस जो कि 26 जुलाई को मनाया जाता है, यह 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों के बलिदान, उसकी बहादुरी के लिए मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, इसको 26 जुलाई को मनाते हैं हम लोग कारगिल विजय दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कारगिल युद्ध की बात करें तो यह अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। 26 जुलाई 1999 के जब भारतीय सैनिकों ने इसे मुक्त कराया तो उसे विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इस युद्ध की बात करें तो ये लगभग 11 सप्ताह चला था, जिसमें 30,000 अप्रॉक्स जो है भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए भेजा गया था, जिसमें से हमारे 527 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए और 1628 सैनिक घायल हो गए। ये युद्ध काफ़ी ऐतिहासिक है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी और अपनी कारगिल की चोटियों को से मुक्त करवाया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक के माध्यम से अपने प्राकृतिक संसाधनों को मौद्रिक मूल्य प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसमें ऑप्शन दिया है केरल, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पंजाब। प्रश्न को फिर से ध्यान से सुनिए। भारत का कौन सा राज्य सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्शन सूचकांक के माध्यम से अपने प्राकृतिक संसाधनों को मौद्रिक मूल्य प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया? इस क्वेश्चन से तात्पर्य है यानी सकल पर्यावरण उत्पाद, यानी पर्यावरण के कार्यों में, प्राकृतिक कार्यों में कितने लोग संलग्न हैं, इस पे आधारित है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है केरल, सिक्किम, उत्तराखंड और पंजाब, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने जीईपी सूचकांक को जारी किया है, यानी सकल पर्यावरण उत्पाद को। इसकी बात करें अगर, तो इसमें 4 प्राकृतिक तत्वों को रखा गया है, वायु, जल, वन, मिट्टी। इनसे जुड़े कार्यों में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जो उत्पाद होता है उसी को इसमें मापा जाता है जीईपी में। जीईपी सूचकांक 2020 और 22 तक की तुलनात्मक आंकड़ा को दर्शाया जाए तो इसमें 0.9% की वृद्धि हुई है, जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य और गुणवत्ता का एक व्यापक माप है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रमुख
क्षेत्र शामिल हैं। वो सोर्स जैसे फ्यूल एंड असिस्ट हैं, अरेस्टिंग फ्लड है, जनरेट जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है पर्यावरण के कार्यों में, इन सब चीज़ों को रखा गया। इससे जो इनकम क्रिएट होता है उसी को इसमें जोड़ा जाता है, समझे। ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट पर चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सरकार जो लोन देती है छोटे वेंडर्स एमएसएमई सेक्टर्स को, उस पे आधारित है। एमएसएमई में भी वो माइक्रो वाला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बात की जाए तो इसमें शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना यानी कम लोन जैसे 50,000 रुपये तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान की जाती है। जमानत मुक्त मतलब किसी प्रकार का जमानत लिए बगैर ऋण प्रदान किया जाता है, जो मोदी सरकार ने 2020 में कोविड-19 के दौरान लॉन्च किया था। मध्य प्रदेश इसमें टॉप रैंक हासिल किया है। उसके बाद असम को सर्वश्रेष्ठ रैंक मिला, जो इनोवेशन में भी उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, और सर्वोत्तम अभ्यास पुरस्कार की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है आसाम ने। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये क्वेश्चन करंट से रिलेटेड है, जो कि कई बार एग्जाम में बुक को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पिछली बार भी पूछे गए थे उससे रिलेटेड, जैसे जयशंकर जी के बुक के बारे में पूछा गया था, एस जयशंकर ने बुक जो लिखा था, उसी तरह ये बुक भी है। तो देखिए ये प्रश्न है, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर बी आर बालसुब्रमण्यम, सी रामचंद्र गुहा, डी नंदन नीलेकनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आर बालासुब्रमण्यम। तो इसका कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये ऐसे ही है, इन्होंने लिखा है आर बालासुब्रमण्यम ने पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, जिसका मोदी जी ने उद्घाटन भी किया था। देख सकते हैं ये है आर बालासुब्रमण्यम और ये है मोदी जी, उनको जानते ही हैं आप सब। इन्होंने इस पुस्तक का अनावरण किया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक परत के निर्माण में कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फिर से प्रश्न को सुनिए, पृथ्वी की आंतरिक परत के निर्माण में कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी बेसाल्ट और सिलिका, ऑप्शन नंबर सी निकेल और फेरस, ऑप्शन नंबर डी सिलिका और एल्यूमिनियम। तो इसमें कहा गया है पृथ्वी की आंतरिक परत की बात की गई है। तो पृथ्वी का आंतरिक परत में होते हैं क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, जिसमें सियाल, सीमा और निफे होता है। तो निफे यानी सबसे निचला परत होता है, सबसे निचले पर सबसे आंतरिक परत जो है वो निफे होता है, जिसमें निकेल और फेरस होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निकेल और फेरस, जो सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कोर में, पृथ्वी के कोर में। विभिन्न लेयर्स की बात की जाए, पृथ्वी के विभिन्न लेयर्स में सबसे ऊपर वाला लेयर को कहा जाता है एक्सोस्फीयर, जो ऊपरा भाग है, ऊपर वाला भाग। उसके बाद होता है थर्मोस्फीयर, फिर है मेसोस्फीयर, फिर है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर है ट्रोपोस्फीयर, फिर है लिथोस्फीयर, फिर है स्थेनोस्फीयर। उसके आंतरिक भाग में जो होते हैं वो सबसे अंदर में होते हैं कोर, फिर होते हैं क्रस्ट, फिर होते हैं सबसे ऊपर होते हैं क्रस्ट, फिर होते हैं मेंटल, फिर सबसे अंदर होते हैं क्रोड। तो इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस गोलार्ध में गरजती 40, उग्र 50 और चीखती 60 हवाएं चल रही हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा, किस गोलार्ध में गरजती 40, उग्र 50 और चीखती 60 हवाएं चल रही हैं। तो ऑप्शन दिया है इसमें, दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन बी पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन सी पश्चिमी गोलार्ध, ऑप्शन डी उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में तो हम लोग रहते हैं, तो यहाँ तो ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिलता है। तो ये
दक्षिणी गोलार्ध में होगा, जहां आबादी काफी कम रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी गोलार्ध। ये पछुआ हवा का एक प्रकार है। ये दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली हवा है जो मिड लैटिट्यूड में चलती हैं और पोलर सेल्स के पास भी चलती हैं। तो इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी पृथ्वी के जो आंतरिक भाग हैं और ऊपर वाला भाग है वो घूमते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये सिद्धांत दिया गया था इसमें। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है जे विल्सन, ए वेगनर, डू टोयोटा, एच हेस। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था ए वेगनर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करें तो इसमें बताया जाता है जो पहले जो था पूरा ब्रह्मांड, जो पूरे पृथ्वी जो थी वह एक भूमि का टुकड़ा था और उसके चारों ओर पानी था, जिसको भूमि के टुकड़े को पैंजिया बोला जाता था और पानी वाले भाग को पैंथालासा बोला जाता था, जो बाद में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार जब वो विभाजित हुआ तो सबसे पहले दो भागों में विभाजित हुआ, जिसमें एक बन गया यूरेशिया, एक बन गया लॉरेशिया और एक बन गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड यानी दक्षिणी भाग और यूरेशिया यानी आज का, लॉरेशिया यानी आज का यूरोप और एशिया वाला भाग, ऊपरी भाग। भारत भी उस समय जो था वो दक्षिणी भाग में ही था, लेकिन बाद में वो भी एशिया में आके मिला, जिसके बाद हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। भारत जब यहाँ से निकल कर ये इसमें आके मिलता है बाद में, बहुत बाद में, तब हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, जो भारत का आधुनिक निर्माण में काफ़ी सहायक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसको याद रखिएगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए रंगराजन समिति, ऑप्शन नंबर बी एवीएस राघवन समिति, ऑप्शन नंबर सी विजय केलकर समिति, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। तो ये है क्या प्रतिस्पर्धा अधिनियम? तो इस अधिनियम से पहले ऐसा होता था, जैसे भारत को कहीं बाहर से कुछ खरीदना है या भारत के व्यापारियों को बाहर कुछ बेचना है, तो इसको लेके बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे, जिसको हटाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। इसमें क्या होता था, भारत के बाजार को एक बंद बाजार के रूप में प्रयोग किया जाता था, जिससे बाहर के कोई कंपनी आकर यहाँ पे मोनोपोली स्थापित ना कर पाए और यहाँ के कंपनियों को नष्ट ना करें। तो ये एक प्रकार का एकीकृत व्यवस्था था, जैसे एक तरफा व्यवस्था था। तो देखते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है एवीएस राघवन समिति। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एवीएस राघवन समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने का सुझाव दिया था। राघवन समिति की सिफारिश पर एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त किया गया। 1969 में जो ये अधिनियम आया था, जिसमें एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार उन्हीं चीज़ों का करना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे, बाकी किसी चीज़ का व्यापार नहीं किया जाता था। उसको लेकर कई सारे प्रतिबंध थे, कई सारे, इसी को 2002 में निरस्त किया गया। हम जानते हैं 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म आया था, उसके बाद में ये सभी रिफॉर्म्स भी किए गए। यह एक न्यायिक निकाय है जो वैधानिक अधिकारियों को सलाह देती है जो किस तरह के कानून बनाना है, इसको लेके, ट्रेड्स सबको लेके। हमारा अगला प्रश्न है, भंडारी समिति का संबंध इनमें से किससे है? भंडारी समिति 1994 में शायद आया था। तो इसका ऑप्शन दिया है अप्रत्यक्ष कराधान, ऑप्शन बी कृषि ऋण, ऑप्शन सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनर्गठन, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष कराधान। तो भंडारी समिति जो है ये रीजनल रूरल बैंक आरआरबी में यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन को लेकर
आया था, जिसमें 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्गठित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन, भंडारी समिति। भंडारी समिति का क्या उद्देश्य था? भंडारी समिति जो 1994 में इसका गठन हुआ था, इसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्गठित किया। इसमें एक व्यापक पुनर्गठन के अनुसार के माध्यम से 49 ग्रामीण बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, जिसे आरआरबी की पहचान की गई, रीजनल रूरल बैंक। इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एक बोर्ड बनाया गया है। वो बोर्ड क्या करता था? उसके व्यवसाय के विकास यानी बैंक को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह उसके ब्रांच खोले गए। उसको कर्मचारियों के मामलों में उनको निर्णय लेने का अधिक अधिकार दिया गया, उस बोर्ड को, आरआरबी के बोर्ड को। चलिए देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें ऑप्शन दिया है, गलत की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दिया है कुओं का निर्माण, जल भृतों के पुनर्भरण में वृद्धि, वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण, जल निकायों की मरम्मत और जीर्णोद्धार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुओं का निर्माण। ये नहीं होगा, यानी ये कथन गलत है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य जो है, हर खेत जल पहुंचाना, जिसमें जल वृत्त के पुनर्भरण, वर्षा जल के संचयन को लेकर, तालाब जो थे, पौराणिक तालाब जो थे, उसका पुनरुद्धार करना और कई तरह के जलाशयों का निर्माण करवाना। इस योजना के तहत नए जल स्रोतों का निर्माण भी कराया जाएगा और पुराने जल स्रोतों, जैसे पहले के ज़माने अभी भी हैं कुछ पोखर जो होते थे, उनका निर्माण कराना, जल संचयन साधनों का निर्माण कराना, अन्य छोटे भंडारण, जगह जगह कुएं खुदवाना इत्यादि भूजल विकास, जिससे भौम जल भी बढ़े। तो इस क्षमता का विकास करना मेन उद्देश्य था इसका। इस योजना का उद्देश्य है 22 लाख किसानों तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2021-26 का उद्देश्य है। इसमें बात करें फंड की, तो इसमें 93,068 करोड़ जो है वो सेंटर की तरफ से आउटलॉट किया गया है और स्टेट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 37,454 करोड़ दिया गया। इस याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, इसे याद रखिएगा। हर खेत को पानी इसके माध्यम से पहुंचाया जाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करने की विधि नहीं है? याद रखिएगा, जीडीपी की गणना करने की विधि नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए उत्पाद विधि, ऑप्शन नंबर बी घटती लागत विधि, ऑप्शन नंबर सी आय विधि, ऑप्शन नंबर डी व्यय विधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घटती लागत विधि। घटती लागत विधि का तो कोई संबंध ही नहीं बनता है जीडीपी से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक गलत है, ये नहीं होगा। उत्पाद विधि जो होता है वो होता है आय विधि होता है, व्यय विधि होता है। इस आधार पर जीडीपी को तैयार किया जाता है और लगभग सभी में सेम ही रिपोर्ट आते हैं, लगभग। अगर ऐसा नहीं आता है तो कहीं लूपहोल के कारण ऐसा होता है। ये जीडीपी के अनुमान लगाने के 3 तरीके हैं, जैसे उत्पाद वाला, जिसमें मूल्य वर्धित विधि, यानी कितना उत्पाद पे कितना मूल्य बढ़ा है, कितना घटा है, ये एक आय विधि, कितना आय हुआ है, कितना बढ़ा, और दूसरा व्यय, कितना खर्च किया है। तो इस आधार पे कितना व्यय हुआ, तो उस आधार पे भी हम जीडीपी निकाल सकते हैं। कितना टोटल आय है, इनकम है, उस आधार पे भी, और कितना टोटल अंतिम उत्पाद हुआ है, इस आधार पे भी निकाल सकते हैं। तो और प्रत्येक में जीडीपी का सामान्य मूल्य प्राप्त होता है। तो अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था में जितना अधिक उत्पादन होगा उतना अधिक उसका आय भी उत्पन्न होगा, जिस पे हम जीडीपी को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जितना अधिक आय उत्पन्न होगा उतना अधिक व्यय भी होगा। और घटती लागत विधि जीडीपी की गणना करने की विधि नहीं है, जो हम आपको पहले ही
बता चुके हैं। घटती लागत विधि से कोई संबंध ही नहीं बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अभिकेंद्रीय बल किसके लिए उत्तरदायी है? इसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए, पिंड को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। ऑप्शन बी, वस्तु को सीधी रेखा में उड़ाना। ऑप्शन सी, अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति करना। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं है। अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग जानते ही हैं, ये पिंड को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखता है, उसके लिए उत्तरदायी होता है। वो एक बल से बांधे रहता है जिसपे वो वृत्ताकार पथ पर आसानी से गति कर पाता है। जैसे ग्रह जो होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। जैसे हम लोग बाइक को या साइकिल को गोलाकार घुमाते हैं तब ऐसे बल काम करते हैं। और आपने एक रस्सी में बांध के घुमाने वाला देखा होगा, उसमें भी ये फोर्स काम करते हैं। वृत्ताकार पथ पर निरंतर गति बनाए रखने के लिए इस फोर्स की आवश्यकता होती है। देख सकते हैं ये जो है स्पिनिंग बॉल, जो है इस बॉल को जो स्पिन कर रहा है वो इसी पे सिद्धांत पे टर्निंग ए कार इन अराउंड सर्कल, वो भी है। और जैसे झूला होती हैं, जैसे राम झूला का नाम सुने होंगे, उसमें ऊपर नीचे जो होता है उसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं न कहीं काम करती है। और प्लैनेट ऑर्बिट अराउंड द सन, तो वो तो हम बताएंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का ऐसा गुण है जो उसे स्वप्रतिकृति सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए योग्य बनाता है? सेल्फ रेप्लिकेशन से तात्पर्य है यानी कोशिकाओं का अगर कहीं नष्ट होता है तो स्वतः ही उसका निर्माण कर लेना। तो ये किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है केवल डीएनए की उपस्थिति। ऑप्शन बी, आरएनए की अनुपस्थिति। ऑप्शन नंबर सी, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए और आरएनए दोनों होती हैं। इसी के कारण ये क्लोरोप्लास्ट का एक ऐसा गुण है जो पौधों में पाया जाता है, जो पौधों की कोशिकाओं को उसको रिप्लेस करने में और उसका मरम्मत करने में ये काफी मददगार होता है। हमारा अगला प्रश्न है, धातु कर्म यानी मेटलर्जी प्रक्रिया निम्नलिखित जिसमें धातुओं को पिघली हुई अवस्था में प्राप्त किया जाता है। मेटलर्जी जिसमें धातु को पिघली हुई अवस्था में प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया है, ए भूनना यानी भून के उसको प्राप्त करते हैं, पिघलाना। बी है निस्तापन। सी है झाग प्लवन, झाग प्लवन यानी उसको धो के झाग के को निकाल के ऐसे करके। डी है प्रगलन, उसको गला करके मेल्टिंग पॉइंट पे जाके उसको अलग करते हैं, यानी प्रगलन उसको बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रगलन। प्रगलन ही उसका राइट आंसर होगा, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, हम उस धातु के अयस्क जो कि अभी अशुद्ध है, अयस्क के रूप में है, उसको गलाकर उसमें हम कैटलिस्ट डालते हैं जो उसके साथ अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया करके रिएक्शन करके बाहर निकल जाता है और प्योर जो धातु होता है वो हमें प्राप्त होते हैं। इसे मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी प्रोसेस की बात करें तो इसका प्रयोग जो होता है माइनिंग में, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में और कंसंट्रेशन में यानी अयस्क को कंसंट्रेट करने में, स्मेल्टिंग में, रिफाइनिंग में, एलॉइंग यानी मिक्स करने में, एलॉय बनाने में, मिश्र धातु बनाने में, फॉर्मिंग में उसको अलग अलग स्वरूप देने के लिए, हीट ट्रीटमेंट के लिए, सरफेस ट्रीटमेंट के लिए और रिसाइकलिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, आज के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण थे जो विभिन्न एग्जामों को ध्यान में रखकर लाया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए, आज के वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।